पार्ट का आंसर हो गया बच्चों, ये पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट देख लो जी क्या है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जो प्रोजेक्टेड ईपीएस। डू यू थिंक दैट द कंपनी हैज टेकन राइट डिसीजन? आंसर इज, क्या आप सोचते हो कि कंपनी ने सही डिसीजन लिया? आरओआई क्या है? 20%। आरओआई है 20%। कॉस्ट टू डेब्ट कितना है? कॉस्ट टू डेब्ट कितना है? क्या कंपनी सही लिया? यस। आपका आंसर हुआ यस। डिसीजन टेकन बाय द कंपनीज। डू यू थिंक दैट कंपनी हैज टेकन द राइट डिसीजन बाय चूजिंग डेब्ट टू रेज फर्दर कैपिटल? यस। आंसर यस, डेब्ट से पैसा रेज करके बिल्कुल कंपनी ने सही किया। रीजन क्या लिखोगे भाई? रीजन यही है कि अगर कंपनी ने एज आरओ इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर मोर एंड मोर डेब्ट यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो क्या होगा? अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? उसे पूछा है, कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भाई या तो थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। अगर थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को कोट करने ही पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। अपने आप एक एग्जांपल याद कर लो और उसको कोट करके दिखाओ। एग्जांपल कौन सा याद करना है? आखिरी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो याद कर लेना। हाँ जी बच्चों, अब मैं आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, केस स्टडी 1। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, ये एग्जांपल याद कर लेना। जो अगर ट्रेडिंग इक्विटी आती है तो एग्जांपल पूरा कोट करके आ जाना। ठीक है जी, जो केस स्टडी 1 डाली है ये करना है हमें। तो न्यूमेरिकल एक तरह का न्यूमेरिकल कहता हूँ, एक दूसरा टाइप का भी न्यूमेरिकल है, वो 1 नंबर का आता है। जो देखिए केस स्टडी है, स्मार्ट कंपनी वांट टू रेज फंड 40 लाख। एक कंपनी उसे 40 लाख रुपए चाहिए फॉर इज न्यू प्रोजेक्ट। द मैनेजमेंट कंसिडरिंग फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। हम जो तीनों ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव 1, 2, 3। ऑल्टरनेटिव 1 में हमें इक्विटी है 40 लाख, ऑल्टरनेटिव 2 में इक्विटी है 30 लाख, डेब्ट है 10 लाख। ऑल्टरनेटिव 3 है इक्विटी है 10 लाख, डेब्ट है 30 लाख। Other details are as follows: interest rate 9%, face value share 100, tax rate 30%, earning before interest and tax है 8 लाख। ठीक है जो ये केस स्टडी है, ये न्यूमेरिकल याद कर लेना। अगर आता है एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये वाला न्यूमेरिकल कोड करके आ जाना। एक बार ईपीआईटी 8 लाख ले लेना, एक बार ईपीआईटी 4 लाख ले लेना, दोनों से ईपीएस निकाल के आ जाना। देखो जो आरओआई, हाँ जी आरओआई कैसे निकलती है? ऊपर को ईपीआईटी, नीचे क्या रखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो जो ईपीआईटी कितनी दे रखी है? 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 40 लाख। तो जो ईपीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, आरओआई आ जाएगी। देखना आरओआई कितनी आ गई। हाँ जी जो ईपीआईटी है 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख, आंसर आ गया जो 20% आ गया आरओआई। तो जो आरओआई कितना आ गया? 20%। कॉस्ट टू डेब्ट कितना है? डेब्ट का रेट कितना है? 9%। इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट 9%। आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू डेब्ट। एज द आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू डेब्ट, यूज मोर एंड मोर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, एज इट विल गेट द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक्सप्लेन कर देना, पूरा आरओआई ग्रेटर देन कॉस्ट टू डेब्ट है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो हमारा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है जो देखो जी, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। आपको दिखाना है अब अर्निंग पर शेयर निकाल कर, अब आपको प्रूव करके दिखाना है ये। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3। जो ईपीआईटी दे रखा है 8 लाख का, ईपीआईटी दे रखा है 8 लाख का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 8 लाख रुपए का। इसमें क्या माइनस कर देते हैं जो इंटरेस्ट,
जो पहला ऑल्टरनेटिव इसमें डेप्थ जीरो है तो इंटरेस्ट भी जीरो हो जाएगा। पहला ऑल्टरनेटिव है उसमें डेप्थ जीरो है, सो KCD 1 EBIT 8 लाख दे रखी है, कैपिटल इन्वेस्ट 40 लाख है, ठीक है सर। ROI आ गया 20%, एज ROI इज कॉस्ट ऑफ डेप्थ, इंटरेस्ट रेट दे रखा 9%, एज ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्थ, क्या यूज करनी चाहिए, डेप्थ। जितनी ज़्यादा डेप्थ यूज करोगे क्या फायदा होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल कोड दे दियो, ठीक है सर। EBIT में क्या हमें करना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, जो डेप्थ पे जीरो है, मतलब पहले ऑल्टरनेटिव डेप्थ जीरो है तो इंटरेस्ट भी जीरो हो जाएगा। दूसरे ऑल्टरनेटिव में डेप्थ 10 लाख है, 10 लाख का इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 10 लाख का 9%, 10 लाख का 9% कितना हो जाएगा 90, 10 लाख का 9% कितना हो जाएगा 90। अगला केस क्या है, 30 लाख, 30 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 30 लाख का 9% कितना हो जाएगा 270। बच्चों EBIT में इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, EBT आ जाएगा, क्या आ जाएगा EBT। करना बच्चों माइनस कितना आ गया, EBT आ गया जो 530, इसमें क्या माइनस कर देंगे, टैक्स, क्या माइनस कर देंगे, टैक्स। हेलो टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट देखो जो कितना है, टैक्स रेट है 30% का, है जो टैक्स रेट है 30% का, 8 लाख का 30% कितना हो गया 2,40,000, 7,10,000 का 30% कितना हो गया 213, 530 का 30% कितना हो जाएगा 159। तो जो EBT में टैक्स माइनस करोगे ये आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। 8 लाख में से 240 गए, ये आ जाएगा जो 5,60,000, 710 में से 213 गए, ये आ जाएगा जो 497, 530 में से 159 गए, कितना आ गया 371 आ गया, ठीक है जी। इसको डिवाइड कैसे कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं बच्चों, पहला केस सारे इक्विटी है 40 लाख, एक शेयर कितने का है बच्चों 100 रुपये का, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 4 लाख। दूसरे केस में 30 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख, एक शेयर 100 रुपये का है, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 3 लाख। इस केस में 10 लाख है, एक शेयर कितने का है 100 रुपये का, 1 लाख। अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी बच्चों, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 560 डिवाइड बाय 4 लाख, 560 डिवाइड बाय 4 लाख, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 1.4। यहाँ आ जाएगी जो 497 डिवाइड बाय 3 लाख, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी जो 1.65। 371 डिवाइड बाय 1 लाख, अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी 3.71। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो 40,000 है, 40 लाख है, एक शेयर 100 रुपये का, 40,000, 40,000, 30,000, 10,000, 40,000, 30,000, 10,000। अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई, एक जीरो बढ़ा दो और कितना हो गया 560 डिवाइड बाय 40, 14, 497 डिवाइड बाय 30, 16.56 और यहाँ 37.1। नीचे लिख देना बच्चों हैंस प्रूव्ड। बच्चों अगर आपसे आता है ना व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये लिखोगे आप क्या, अगर ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट देन यूज ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ये एग्जांपल कोट कर देना, ये एग्जांपल समझ आ गई बात, और हैंस प्रूव्ड लिख देना आखिरी में, क्या लिख देना, क्या ये पूरा करके दिखाना है, पूरा एग्जांपल रट लो, ये वाला एग्जांपल रट लो, यही कोट कर देना, चाहे फिगर्स की आधी कर सकते हो अगर आपको मुश्किल लग रही है तो। NCERT में यही क्वेश्चन है, बस आपका फिगर आधी है। अनलिवर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, हेलो जी सुनो जी, हेलो, अनलिवर्ड फॉर्म, लिवर्ड फॉर्म क्या होती है, अनलिवर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जो डेप्थ यूज नहीं करती उसे क्या बोलते हैं, अनलिवर्ड फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है जी। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, व्हाट इज अनलिवर्ड फॉर्म, कौन सी होती है अनलिवर्ड फॉर्म, जो कंपनी डेप्थ यूज नहीं करती उसे क्या बोलते हैं, यानी जो डिवेंचर से पैसा रेज नहीं करती, जो लोन से पैसा रेज नहीं करती उसे अनलिवर्ड फॉर्म बोलते हैं। अनलिवर्ड फॉर्म जो डेप्थ यूज करती है, समझ आ गई बच्चों बात।
तो इससे ज़्यादा बच्चों मैंने न्यूमेरिकल करा, इसका ये 4 से आपकी किस्मत अच्छी रही, बल्कि मैं तो कहता हूँ 6 नंबर का न्यूमेरिकल आना चाहिए। 4 का क्यों आया, 6 का है, मिनिमम 4 नंबर का आना है। भाई 6 का है तो फ्री का नंबर है, 6 80 में तो 6 नंबर तो पूरे हो गए। अगर 6 का आ गया, 4 का है तो अच्छी बात, 4 का तो थोड़ा कम अच्छी बात है, 6 का है तो मतलब 6 नंबर आप लोगों के, क्योंकि है क्या पूरा, अगर न्यूमेरिकल सही तो पूरे नंबर। चले जी, हो गया नोट सबका, आगे चलते हैं जी। इरेज कर दूं? हाँ बच्चों देखिएगा, एक और न्यूमेरिकल 1 मार्कर का आ सकता है, एक और न्यूमेरिकल 1 मार्कर का आ सकता है, उसके बाद थ्योरी शुरू करते हैं इस चैप्टर की। हाँ इधर देखिएगा जो, हेलो इधर देखो भाई, 10% डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर्स हैं 1 लाख रुपए के, 10% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, टैक्स रेट है 30%। व्हाट इज इफेक्टिव, ये जो 1 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, 10% डिवेंचर्स है 1 लाख रुपीज के, टैक्स रेट है 30%। 1 मार्कर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जो इसके ऊपर, व्हाट इज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट या इंटरेस्ट, एक ही बात है, व्हाट इज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट या इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट या इंटरेस्ट रेट, ठीक है। या ये आ सकता है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट, रेट बोलेगा, इंटरेस्ट रेट बोलेगा, व्हाट इज सेविंग ऑन यूजिंग डेप्ट। हाँ जी बच्चों देखो, जब हम डिबेंचर यूज करते हैं तो एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है किसी को पता है? क्या नहीं मिलती है, वोटिंग आ नहीं है। इससे फायदा क्या होता है, जो डिबेंचर में इंटरेस्ट देते हैं ना, वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। क्या है? गवर्नमेंट कहती है कि आपने जो इंटरेस्ट दिया हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। जो गवर्नमेंट कहती है जो आपने इंटरेस्ट दिया उस पर हम क्या नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर अगर हमें, वो तो आपके ओनर है, प्रॉफिट बांट रहे हो, उस पर हम टैक्स लेंगे। तो डिबेंचर से टैक्स सेविंग मिलती है। क्या मिलती है? तभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है उनको लोन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? क्यों, क्या फ़ायदा होता है उनको? लोन लेने पर जो इंटरेस्ट देते हैं ना, उनकी इनकम कम हो जाती है तो टैक्स कम बचता है। हम बिजनेसमैन टैक्स छुपा लेते हैं कि भाई हमारी इनकम कैश में अगर आ जाए तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वो तो सैलरीड पीपल तो नहीं छुपा सकते, तो उनके लिए उनको अपनी टैक्स सेविंग करनी पड़ती है। तो वो होम लोन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तो जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं उनको उससे टैक्स कम हो जाता है। तो जो अगर हम डिबेंचर से पैसा रेज करते हैं तो हमें टैक्स सेविंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख के डिबेंचर्स है, 1 लाख के डिबेंचर्स है तो हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 1 लाख के डिबेंचर तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। कितना होता है? टैक्स बच जाएगा आपका। आपको गवर्नमेंट कहेगी तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर उसको टैक्स नहीं देना। कितना टैक्स नहीं देना? 30%। कितना टैक्स नहीं देना? 30,000 10% 30% कितना होता है? 3,000 होता है। तो नेट इंटरेस्ट आपका कितना गया? नेट आपकी जेब से कितना जा रहा है? 7,000। अगर आपने डिबेंचर से पैसा रेज नहीं किया होता तो आपको 3,000 का टैक्स देना पड़ता। अब आपको डिबेंचर से पैसा रेज करने की वजह से इंटरेस्ट तो गया 10,000, आउटफ्लो तो हुआ 10,000, लेकिन उसके बाद टैक्स बच गया। क्या बच गया? गवर्नमेंट को 3,000 टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेट आपकी जेब से कितना जा रहा है? 7,000। कितना जा रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए नेट कॉस्ट कितनी है डिबेंचर की, आप होंगे 7,000। कितनी है? और अगर आपसे पूछा जाए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, बच्चों देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है। सीधी सी बात है, आपने इंटरेस्ट दिया 7,000 का डिबेंचर से 1 लाख के, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? 7%। कितना है? तो बच्चों इतना टाइम वेस्ट मत करना पेपर में, सॉरी 7%। इतना टाइम वेस्ट मत करना, 7%। इतना टाइम वेस्ट मत करना। सिंपल एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला होता है जी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट 1 माइनस, ये फॉर्मूला लगाना, ओरली लगा लेना, आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट है 10%, टैक्स रेट कितना है? 30%, ये हो गया 0.7, आंसर आ जाएगा 7%। तो जो ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेब्ट का, ये लगाना, आंसर आ जाएगा 7%। ये याद कर लो, 1 मार्कर में आ सकता है। कितने में आ सकता है? यानी अगर 4 मार्क का आया तो 1 नंबर का ये आ जाएगा, तो टोटल 5 नंबर का न्यूमेरिकल तो हो ही जाएगा। तो मिनिमम 4 से लेकर 6 नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और वो 4 का 1 दे देंगे, 1 का ये दे देंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% हुआ। अगर आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट अमाउंट में बता दो इंटरेस्ट, 7,000 हुआ।
ठीक है जी। तो याद रखना बच्चों, अगर हम डेप्ट यूज़ करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, टैक्स सेविंग मिलती है। क्या मिलती है? आगे बच्चों वहाँ समझ। तो जो ये न्यूमेरिकल थे एक चैप्टर के 4 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 हो सकता है। 6 वो आ जाए और 1 ए आ जाए, 7 भी हो सकता है। तो 4 से 7 किस्मत तुम्हारी है। तो मिनिमम 4 आएंगे, न्यूमेरिकल 7, तो 4 से 7 नंबर कोर्स हो गया। अगर पेपर डिपेंड करता है कितने का आ रहा है। अब जो थ्योरी चैप्टर की फटाफट, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, टाइम कम है, देखते हैं जितनी से ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा सकूँ करा देते हैं। नोट्स लाए हो भाई? फ़ोटो खींच के डाल दो भाई। मैं फ़ोटो किसी को नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ नोट्स दे देते हैं भाई। फ़ोटो चल देखो जो हर साल ना दियो भाई जरा नोट्स। ये जो मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, जितना भाई जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करता हूँ। मेन चैप्टर बहुत बड़ा है, टाइम कम है। इरेज कर दो भाई। देखो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना, करूँ भाई शुरू, रेस कर दूँ। देखो जो चैप्टर नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी बच्चों जल्दी देखो, चैप्टर नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चों इसके अंदर ना 3 डिसीजन लेने होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके अंदर जो में 3 डिसीजन लेने होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहले फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सुनते जाना भैया, अब तुम नोट मत करना, नोट करने का टाइम खत्म हो गया, ठीक है? सुनते जाना, बाकी मैडम सुनते जाओ, रिकॉर्डिंग बाद में नोट्स जो है ना मैं इसको फोटो खींच के आपको भिजवा दूंगा, ठीक है? सुन लो बस, अब पेन डाउन करके सुनते जाओ, क्योंकि नहीं अगर तुम लिखोगे ना फिर जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। थ्योरी है, थ्योरी सुन लो, वीडियो दे दूंगा और साथ में नोट्स ले लेना, ठीक है जी? नोट्स फोटो खींच लेना। देखो जी हमारे ना यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन लेने होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सबके ना फैक्टर्स है, क्या है? तो ये फैक्टर्स याद होने चाहिए। वो आपको केस स्टडी पूछेगा, वो पूछेगा ये केस स्टडी में ये कौन सा फैक्टर है, आइडेंटिफाई करो और एनी 2 फैक्टर और बता दो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मिनिमम 2 से डिपेंड करता है कितने नंबर का है, वो फैक्टर पूछ लेगा। हर चीज़ के फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 डिसीजन होते हैं। कौन से? एक होता है आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस और एक क्या होता है? एक होता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस और एक क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। यानी कि आपको बहुत सारे फैक्टर करने हैं चैप्टर में। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बच्चों सब सुन लेना, नोट वोट कुछ मत करना। मैं अभी आपको नोट भिजवा दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? तुम्हारे पास है। तो देखो जी हमें क्या रखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन लेने हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 डिसीजन और आ जाते हैं कि कितना पैसा हमें पहले इन्वेस्ट करना है। अगर बिजनेस करना है तो हमें पहले इन्वेस्ट करना है। 2 डिसीजन लेने हैं, एक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और एक वर्किंग कैपिटल डिसीजन। देखो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया हमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना है, कितना पैसा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में लगाया, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल डिसीजन में लगाया। कैपिटल डिसीजंस क्या होते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिसीजंस। ठीक है जो, तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का दूसरा नाम होता है जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो जो मोस्टली मैं देख रहा हूँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर ना आपको ना केस स्टडी होती है, उसमें से हमें आपको बताना होता है यार इनमें से इनमें कौन सा डिसीजन की बात हो रही है। इनमें से केस स्टडी ऐसी आती है, इसकी बता रहा हूँ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की। एक एग्जाम्पल कोड किया होता है, उसके अंदर क्या पूछता है हर साल, मतलब हर साल ये जब भी क्वेश्चन आया ना बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको एग्जाम्पल्स देखोगे हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया।
उसके बाद वो कहेगा बताओ कौन सा डिसीजन है, आपको कहना होगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। फिर या तो 3 नंबर में पूछ लेगा फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, या क्या पूछ लेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है भाई बहुत बार। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या होते हैं? जो लंबे टाइम के लिए होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन, जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं। ठीक है, जो इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, एक बार ले लिया फिर रिवर्स। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन दो डिसीजन जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स होगा, जिसकी इंप्लीकेशन लॉन्ग टर्म में होगी, जिनकी इंप्लीकेशन समझ आ गया? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन दोस्त जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स मिलेगा, जिनकी हमको बेनिफिट्स हमें मोर देन 12 मंथ्स मिलेंगे। हेलो, हाँ जी दीदी, मैं इंस्टीट्यूट पे हूँ। तो वो जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन वो होते हैं जिनका हमें बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स मिलेगा और जिनका हमें लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन होगी, जिनकी हमें लॉन्ग टर्म, समझ आ गई बच्चों बात? अब बच्चों देखो एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, आप बताओ जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स मिलेगा। मैंने बोर्ड खरीदा, क्या है ये? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। 12 में 2 साल हो गए चल रहा है ना, मैंने अपनी एक और ब्रांच खोल लूँगा, एक और अयोध्या जो में ब्रांच खोलूँगा, क्या होगा? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। मैं खोलने नहीं वाला, ठीक है? तो एक और ब्रांच खोल लेता हूँ अयोध्या चौक में, वो क्या है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ठीक है, मैंने एक नया मैं सोच रहा हूँ फर्नीचर लेने की सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ फर्नीचर बड़ा वाला एक बढ़िया सा लेने की सोच रहा हूँ, तो वो क्या है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन मतलब कि दरवाजे चेंज करने की सोच रहा हूँ, ये क्या है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जिनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स हो वो क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है? लंबे टाइम का डिसीजन होता है। तो क्या है ये? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो R&D करना, ब्रांच खोलना, हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना, हैवी अमाउंट ऑफ, ये भी क्या है? कैपिटल बस्टिंग। तो जो केस स्टडी आती है इनमें से कोई भी एग्जांपल दे देते हैं कि भैया नई ब्रांच खोल रहे हैं, नया फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट लाइन खोल रहे हैं, एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, R&D एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी लिखा होगा, ऐसे केस स्टडी बनी होगी। 1 मिनट में आ रहा हूँ।